है। So now we shall start with 7.18. It's a very interesting one and I think you will enjoy the question. देखिए जो क्वेश्चंस लगाए गए ना उसमें मजा लीजिए कि किस तरह से जो है आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करते हैं और न्यूमेरिकल जो आप कितना जो है कितना अमाउंट करंट सेंड कर रहे हैं तो वोल्टेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह की चीजें यहाँ सीखने को मिलती हैं। 7.1 नाउ a circuit containing 80 millihenry इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस की वैल्यू जो है 80 मिलीहेनरी है। इट मींस 80 into 10 to the power minus 3 Henry and the capacitor is 60 microfarad means this much farad in series। ये क्या है, सीरीज ऑर्डर में लगे हैं और सप्लाई की जा रही है 230 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब प्रॉब्लम क्या है इनकी, ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज नेग्लिजिबल, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो अच्छी बात है। ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, यानी मैक्सिमम करंट भी फाइंड करनी है और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी फाइंड करनी है। तो सब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। एक हिंट मैं दे रहा हूं, पहले वोल्टेज आपको पता है तो आपको अगर आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको Z चाहिए होगा, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस यानी क्या होगा, इंपीडेंस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R तो है ही नहीं, R क्या दिया हुआ है, नेग्लिजिबल दिया हुआ है यानी 0 दिया हुआ है, तो ये तो 0 खत्म हो गया। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास बचा क्या, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही तो बचा। इस अंडर रूट में बाहर आ गए, तो Z इंपीडेंस की वैल्यू है हमारे पास दिस मच। तो चलिए XL निकाल लेते हैं। XL इज इक्वल टू क्या होगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा है या 2 पाई न्यू L। तो 2 पाई न्यू की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 50 एंड L इज व्हाट 80 into 10 to the power minus 3। एक जीरो ये और दो जीरो ये पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी हमारे पास क्या आया 8 पाई। तो 8 पाई ये रेजिस्टेंस आ गया कितना ओम फॉरवर्ड XL। अब चलिए XC पे आते हैं। XC इज व्हाट, XC इज इक्वल टू 1 by 2 pi न्यू C, ये हो गया। तो 1 upon 2 pi न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू है आपके पास 50 न्यू यानी फ्रीक्वेंसी है 50 एंड द वैल्यू ऑफ C is 60 into 10 to the power minus 6, यानी ऊपर जाएगा तो 10 to the power 6 हो जाएगा। तो चलिए ये एक 0 और एक 0 से ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर कितना बचा 10 to the power 4। 10 to the power 4 का मतलब 10,000। चलिए तो ये हो गया 30 और ये 60 इससे ये कैंसिल कर लीजिए और ये हो जाएगा 500 अपॉन 3 पाई। चलिए तो ये मामला हो गया हमारे पास। तो Z निकाल लेते हैं। तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, XL माइनस XC। XL है हमारे पास, देखिए XL माइनस XC जो भी वैल्यू है वो मॉड में लेंगे यानी पॉजिटिव लेना है हमको। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट होना ये है, तो 500 पाई बाई 3 माइनस 8 पाई, तो ये हो जाएगा this much, Z comes this much। अब करंट की बात कर लेते हैं। तो IRMS is equal to VRMS अपॉन Z। तो Z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो V की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज इज how much voltage 230 and this is 476
pi into 3. This will be the RMS value and IRMS 476. हाँ, तो IRMS की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी? It will become nearly equal to 11.63 upon root. This much. कितने के आसपास आएंगे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा. देन मैक्सिमम करंट के बारे में पूछा है इसने. मैक्सिमम करंट के बारे में पूछा है. तो मैक्सिमम करंट आप जानते हो वो क्या होता है? IRMS √2 टाइम्स. तो ये वैल्यू कितनी रहेगी? 11.63 एम्पीयर. ये हो जाएगी. अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट. तो RMS वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? VRMS वैल्यू वोल्टेजेस की निकालनी है और आगे कुछ नहीं करना है. सिंपल आप जानते हो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा? I into R. अगर VL RMS निकालेंगे यानी RMS वैल्यू ऑफ अक्रॉस या VRMS अक्रॉस इंडक्टर. तो कितना हो जाएगा? करंट आपके पास कितनी है? RMS वैल्यू करंट कितनी आएगी? 11.63 √2. ये करंट हो गया I यानी आप इसका फार्मूला चाहे तो एक बार फिर लिख देता हूं. IRMS into XL ये हो जाएगा. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा. तो XL की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? वो आप देख लीजिएगा. इसमें मिट गया मुझे याद नहीं आ रहा कितना आया हुआ था उस वक्त. अच्छा 500/8 था. तो दिस विल बी 8 पाई. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और दिस मच विल बी VRMS. ऐसे ही अक्रॉस इंडक्टर और अक्रॉस कैपेसिटर रखिएगा तो 8 पाई की वजह मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा 500π/3 से. तो ये B का सॉल्यूशन हो जाएगा. उसके बाद C पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द इंडक्टर. तो आपको पता है ना C इंडक्टर के लिए पावर कितना होता है? फेज कितना होता है? 90 फॉर इंडक्टर. C की बात करें तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है? IRMS VRMS और cos phi. तो phi 90 हो गया. तो पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर क्या होगा? 0. फिर पावर एसोसिएटेड D क्या पूछ रहा है? इसके बाद D की बात करते हैं. C के बाद D क्या बात कर रहा है कि पावर अक्रॉस इंडक्टर में भी वही मामला होगा 0. तो पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर वो क्या होगा? 0. इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज द टोटल पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट है ना? एवरेज इंप्लाइज एवरेज ओवर होल साइकिल. तो ओवर द साइकिल जो टोटल पावर होगा वो किसके अक्रॉस की ओर मिलेगा? रेजिस्टर होता तो मिलता, लेकिन पूरे सर्किट में क्या होगा? L और C. तो ओवर द साइकिल टोटल पावर भी क्या होगा? 0 होगा. तो इसमें C D और E की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. 7.19 क्वेश्चन नंबर 7.19 कह रहा है कि सपोज सर्किट में जो 7.18 था, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 15 ओम. तो आपको एवरेज पावर निकालना है अक्रॉस ईच एलिमेंट. तो कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर मान लो इस पूरी सर्किट में क्या लगा हुआ है? इस पूरी सर्किट में 7.18 कुछ नहीं करता है बल्कि एक क्वेश्चन वही 7.18 ही है. बस ये कह रहा है कि इसमें एक रेजिस्टर भी लग गया 15 ओम का. है जी साहब. अब ये कह रहा है अब आप बता दो कि पावर जो होगा इससे एसोसिएटेड वो कितना होगा. तो इससे एसोसिएटेड पावर कितना होगा ये आपको अगर निकालना हो तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं. दैट इज नो प्रॉब्लम. ये देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? IRMS की वैल्यू 10 के आसपास आएगी. ठीक है. तो चलिए IRMS 10 के आसपास आ जाएगा. R इज इक्वल टू कितना है? 15. R इज इक्वल टू
15 है तो भाई इंडक्टर के अक्रॉस तो 0 होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस 0 होगा, ठीक है। पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट, अब भी वही मामला है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस 0 होगा, इंडक्टर के अक्रॉस 0 होगा, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस एंड द टोटल पावर एब्सॉर्ब, टोटल पावर जो होगा वो क्या होगा, टोटल पावर जो होगा वो क्या होगा, IRMS VRMS। इस बार मिलेगा क्योंकि हमारे पास एक रेजिस्टर भी है और रेजिस्टर का पावर कितना होगा, IRMS VRMS, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, थीटा 0, यानी अगर हम cos 0 लिखेंगे तो होगा नहीं हो जाएगा। तो IRMS की वैल्यू कितनी है, 10 है, और VRMS 230 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2300। तो 7.19 इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। 7.19 के बाद 7.20 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A series LCR सर्किट जिसमें L लगा हुआ 0.12 हेनरी, कैपेसिटेंस है 480 नैनोफैरड, रेजिस्टेंस 23 ओम, connected है to a 230 volt variable frequency supply. What is the source frequency for which the current amplitude is maximum? Obtain the maximum value. तो आप जानते हो ना मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, सीधी सी बात है, मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगा, जब रेजोनेंस हो रहा होगा तब। The source frequency for which the current amplitude is maximum। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में हम सीधे क्या निकालेंगे, देखिए हम ज्यादा इस बार सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ LCR सर्किट है जिसमें L की वैल्यू 0.12 हेनरी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 480 नैनोफैरड, 10⁻⁻⁹ फैरड, और रेजिस्टर की वैल्यू 23 ओम दी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से क्वेश्चन हमेशा पढ़ेंगे। व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो आप जानते हो I is I naught at कब, at रेजोनेंस, तो at रेजोनेंस में ही मैक्सिमम होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये लगा दीजिएगा, LC दिया हुआ है फॉर्मूले को, की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है व्हाट इज सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय सर्किट इज मैक्सिमम। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें चलो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, 1/2 पाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस साल ये पेपर में आया हुआ था बहुत कम बच्चों ने सॉल्व किया था, जिनके 90 और 8 शायद उन्होंने। तो 2 पाई अंडर रूट L की वैल्यू 0.12 ऑलरेडी गिवन एंड दिस इज 480 into 10 to the power 9। तो ये जो वैल्यू है ये आपके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी इतनी आ जाएगी, आप ऐसे ही अभी छोड़ दीजिएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी जिसके लिए पावर मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, तब मैक्सिमम होगा जब रेजोनेंस हो रहा हो।
तो जब रेजोनेंस हो रहा है, इस रेजोनेंस के वक्त, अब सेक्शन बी पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमको पता चल गई। अब जब रेजोनेंस हो रहा हो उस समय करंट कितना होगा उसकी बात कर लें। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी? आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस और इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस आप जानते हो रेजोनेंस के समय इम्पीडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? Z किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो वी आर एम एस हमारे पास कितना है? वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज कितनी सप्लाई है? 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 23। तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 10। आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। 10 एम्पियर ये हो गया। तो मैक्सिमम करंट कितना होता है आप जानते हो? आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2 यानी 10√2। ये हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम करंट हो गया। एवरेज, हाँ, द सोर्स फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द मैक्सिमम। तो जब फ्रीक्वेंसी हो गई और मैक्सिमम पावर की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो आप जानते ही हो मैक्सिमम पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर मैक्सिमम पावर यानी आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो आई नॉट स्क्वायर का मतलब ये हो गया कितना? 200 और आर कितना है आपके पास? 23। तो 4600 वाट जो है ये मैक्सिमम पावर आपके पास आ जाएगा। It is asking about what is the source frequency for which average power absorbed by the circuit is maximum। इसमें एवरेज पावर की बात कर रहा है। सर्किट इज मैक्सिमम, तो एवरेज पावर जो होगा वो क्या होगा? एवरेज पावर इस पावर का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, एवरेज पावर इस पावर का हाफ होगा। इसका हाफ अगर करेंगे तो कितना आएगा? 2300 वाट। क्योंकि एवरेज पावर मींस द मिनिमम प्लस मैक्सिमम पावर अपॉन 2। तो मैक्सिमम पावर कितना है? मिनिमम पावर क्या होगा? 0 अपॉन 2। तो कितना होता है? कितना? ये हो गया 2300। अब थर्ड क्वेश्चन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग अभी देखते हैं। सी ये काम का फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखती रहे तो क्या जरूरत पड़ेगी। याद रखिए बी में एवरेज पावर पूछा है, मैक्सिमम एवरेज पावर। एवरेज पावर जो होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम अपॉन 2 हो जाएगा। तो सी जो है वो देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो पूछ रहा है फॉर विच फ्रीक्वेंसी द सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ ऑफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना? व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस दीज फ्रीक्वेंसीज। तो देखो आपको याद होगा जब हमने
और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी, है ना, ये, तो ये बैंडविड्थ जब हमने डिफाइन किया था, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के समय पावर जो है वो हाफ होगा। कब? जब रेजोनेंस होता है उस समय पावर क्या होता है? हाफ होता है। अब इसने पूछ रखा है कि व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर, यानी फॉर विच फ्रीक्वेंसी द सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हाफ ऑफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो। तो यहां ये देखो, ये अगर आई इस फ्रीक्वेंसी के लिए और इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपकी जो पावर की वैल्यू, जो करंट की वैल्यू है वो क्या है? आई नॉट बाई रूट टू। और मैक्सिमम पावर आपका कहां मिलता है? यहां पे मैक्सिमम करंट आई नॉट। और ये आई नॉट का रूट, यहां अगर पावर निकालो तो पावर की वैल्यू कितनी आएगी? आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आ गया है। और यहां निकालो तो कितनी आएगी? आई नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये आर। तो देखो ये पावर, ये क्या है? ये अगर इसको हम क्या कहें? इसको कहें पी नॉट, तो ये कितना है? ये जरा पी नॉट अपॉन 2। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे और इस फ्रीक्वेंसी पे डेट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे पावर क्या होगा? हाफ ऑफ द रेजोनेंट पावर। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे ओमेगा 1 पे और ओमेगा 2 पे हमारा जो पावर होगा वो क्या होगा? हाफ आएगा। ये समझने की चीज है, ये ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। यानी आप हमको ये यही फाइंड करना है कि यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है। तो आपको याद है कि आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा 1 या ओमेगा 1 या अगर हम ओमेगा 1 की बात करें तो ये कितना था? दिस इज ओमेगा, या ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा। ये वैल्यू आई थी। यानी अगर डेल्टा ओमेगा निकालें तो हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमने निकाल के रखी है। या ओमेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी? इतनी, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती? 4166.7 रेडियन पर सेकंड। यहाँ हमारे पास ये तो है ही, ये भी है और ये भी है। तो इसको हम कैसे निकाले? डेल्टा ओमेगा निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, इस पे हम देखते हैं। तो डेल्टा ओमेगा अगर हमें चाहिए, देखो दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, वो होगा ओमेगा 2, और एक होगा ओमेगा 1, उसकी वैल्यू होगी ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ये आपने पढ़ रखा है, इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या है, हम कैसे इसको फाइंड करें? ये तो हमारे पास है, ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, ओमेगा आर निकाल रखा है पहले से ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कैसे निकालें, इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। आपको याद होगा कि क्यू फैक्टर को हम क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला मैंने क्यू फैक्टर के लिए बताया था। एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट एल अपॉन सी। याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ओमेगा आर की वैल्यू हम तो डेल्टा ओमेगा, अगर ओमेगा आर हमें लिखना हो तो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और यहाँ आपके पास क्या मौजूद है? 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। चलिए अब देखिए, इस अंडर रूट सी से ये अंडर रूट सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अब बाकी चीजें इधर ले आओगे, यहां ले आओगे, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एल। अंडर रूट एल में एल का मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा, और ये 2 यहां
ओमेगा। तो इसका मतलब डेल्टा ओमेगा के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू r बाई r अपॉन 2l। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को कई बार करने की कोशिश करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी और नीट में आए होते हैं। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो अब देखते हैं कितनी आ रही है डेल्टा ओमेगा की वैल्यू। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू r की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, रेजिस्टर की वैल्यू है 23 और इंडक्टर की वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.12। हां जी, तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11.5 अपॉन 0.12, यानी इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 10 सॉल्व करिए लगभग 96, तो लगभग 96 रेडियन पर सेकंड आ गया आपके पास, रेडियन पर सेकंड। तो पहले अगर ओमेगा 1 आप फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ओमेगा के टर्म में लिखा है तो ये हो जाएगा 4166.7 प्लस 96 और ओमेगा 2 फाइंड करेंगे तो 4166.7 माइनस 96 रेडियन पर सेकंड। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए आपका पावर जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द पावर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डेल्टा ओमेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आपको याद रखनी है। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू r बाई 2 है। वैसे निकाला, ऐसे निकाला क्यू फैक्टर वाले रिलेशन से। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अभी ये पूरा नहीं सॉल्व हुआ है क्योंकि अभी इसमें d भी है। अब d क्या पूछ रहा है, चलिए d देख लेते हैं। d पूछ रहा है क्यू फैक्टर, तो साहब क्यू फैक्टर निकालना बहुत आसान है। क्यू फैक्टर आपको निकालना है, आप जानते हैं क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई r अंडर रूट l बाई c। हाँ जी, और किसी को बहुत कीड़ा होगा तो उनको पता ही है कि ये चाहे तो हम ओमेगा r अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा ओमेगा आपको पता है रूट l ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो वो भी रख के निकाल लीजिएगा। और ओमेगा r 1 बाई r की वैल्यू आपके पास, r की वैल्यू है 23, l की वैल्यू कितनी दी हुई है, l इज 0.12 और c की वैल्यू दी है 480 into 10 to the power 9, तो 10 to the power 9 को ऊपर लेके चले जाएंगे, ये और ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इसको इतना कर लीजिए आप, इसको 7 कर लीजिए, ये 12 कर लीजिए, यहाँ से 2 जीरो इसको 12 बना दिया, ये हो गया जी। हाँ, तो ये 1/23 ऐसे छोड़ दीजिए, ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 10 to the power 6, 10 to the power 6 और ये आ गया 4। तो यहाँ से बाहर आएगा तो ये हो गया 1000 और यहाँ से बाहर आएगा तो 2 हो गया into 23, इसको कैंसिल कर दीजिएगा 500/23, बाकी के सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा, कितना इसका क्यू फैक्टर हो जाएगा, काफी ज्यादा है। तो ये हो गया क्यू फैक्टर। आगे 7.29 obtain the resonant frequency Q factor of LCR circuit, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो 7.29 आपके लिए है होमवर्क होगा, ये 7.20 था ना क्वेश्चन, दिस वाज 7.20, सॉरी ये था 7.20, 7.21 आपका होमवर्क होगा, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि 7.29 जो है एक्चुअली क्यू फैक्टर ही निकालना है इसमें भी। तो 7.29 आपका होमवर्क होगा, इसमें
its full width at half maximum by factor 2 suggest the suitable way। तो आप जानते हैं Q factor is equal to क्या होता है 1 by R under 1 plus C, यही होता है। अभी जो दूसरा पोर्शन है उसको मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ, Q factor आपको निकाल लीजिए। कह रहा है कि भैया आप चाह रहे हो कि Q factor जो है इसका 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। 2 गुना कब होगा? L और C में आपको कोई चेंज नहीं आना है, तो आप क्या करेंगे? रेजिस्टेंस, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू R है, R को क्या कर दीजिए, R/2 कर दीजिए। R/2 कर दोगे तो क्या होगा? अपने आप बाकी कंटेंट क्या होगा? गुना हो जाएगा, है ना? तो we can increase it by reducing the resistance to half value। तो 7.221 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, है जी। नेक्स्ट 7.22, इसमें जो डिस्कशंस हैं बड़े आराम से हम लोग करते चलते हैं। 7.22 में A, if any AC circuit is applied instantaneous voltage equal to the algebraic sum of instantaneous voltage across series element of circuit। yes, ये क्वेश्चन वैसे आपके मामले का नहीं है कि इंस्टेंटेनियस करंट हट गई है, फिर भी जान लीजिए कि किसी चाहे एलसीआर सर्किट में अगर वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस करंट जो है डिफरेंट जो एलिमेंट है, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस एल, इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज अक्रॉस आर, इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज अक्रॉस सी, इन तीनों का सम इज इक्वल टू टोटल इंस्टेंटेनियस करंट होगा। बट दूसरी चीज इसमें क्या पूछ रहा है, क्या ये आरएमएस वैल्यू वोल्टेज के लिए भी सही है कि आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू टोटल आरएमएस? नहीं। क्यों नहीं सही है? बिकॉज यू नो दैट द फेज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज डिफरेंट, ठीक है। सो द टोटल वोल्टेज विल नॉट बी इक्वल टू algebraic sum of voltage across inductor, voltage across capacitor and voltage across resistor। ये हमने आपको समझाया था। B, a capacitor is used to primary circuit of induction coil। तो primary circuit in an induction coil, कैपेसिटर हमेशा इंडक्शन कॉइल के अक्रॉस यूज होता है, याद रखिएगा। तो कैपेसिटर, देखिए कोई इंडक्शन कॉइल है तो आप हमेशा देखेंगे इंडक्शन कॉइल के पैरेलल में एक कैपेसिटर जरूर लगा होगा। इसका कारण ये है कि इफ somehow ये आपका टूट गया, क्या टूट गया? somehow आपका ये इंडक्टर टूट गया, उस कंडीशन में क्या होगा? हाई वोल्टेज विल डेवलप, और ये हाई वोल्टेज आपके बाकी सर्किट को तोड़ सकता है। तो वो हाई वोल्टेज अगर किसी वजह से ये टूट गया तो प्रोटेक्शन के लिए हमने कैपेसिटर लगाया है, दैट हाई वोल्टेज विल स्टोर चार्जेस या हाई वोल्टेज विल कंज्यूम्ड बाय दिस कैपेसिटर। तो उसको क्या करेगा, वो कैपेसिटर उस हाई वोल्टेज से कोई डैमेज नहीं उत्पन्न होने देगा, बल्कि उसे उसके करंट को चार्ज में कन्वर्ट करके स्टोर करना शुरू कर देगा। फिर सी वाला जो है ये बी हो गया। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज सो दैट द डीसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस सी एंड द एसी सिग्नल अक्रॉस एल। तो ये शो करना है। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, वेरी हाई। न्यू क्या है? वेरी हाई। और आप जानते हो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू सी, यही होता है ना। तो फॉर अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत हाई है, तो एक्सएल इज वेरी हाई, एक्सएल इज वेरी हाई। तो जब एक्सएल जो होगा बहुत हाई होगा, आपके सर्किट में क्या लगा है? आपके सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं। ये है आपका सर्किट, ये आपका इंडक्टर लगा हुआ है, बगल में कैपेसिटर लगा है। आप क्या कर रहे हैं? पहली बार जो हम इसको खूब हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो जब खूब हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो इसका रेजिस्टेंस इतना हाई
और जो भी करंट बहेगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप जानते हो करंट किसमें से बहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट बहना होगा, हाँ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट बहना होगा वो कहां से बहेगा, कैपेसिटर से। तो सिग्नल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल किसके ऊपर जाएगा, सिग्नल एट सी। तो सिग्नल कौन पकड़ेगा, कैपेसिटर पकड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर से तो करंट कोई जाएगा ही नहीं, कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा। अच्छा अब इसके बाद अगला क्या है इसमें कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब मान लो लो सिग्नल है, इसी में एक दूसरा मामला आ गया, लो सिग्नल है। तो लो सिग्नल के लिए आप जानते हैं Xc इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी। तो अगर ये लो होगा या 2 पाई न्यू सी, अगर ये न्यू क्या है, बहुत कम है, बहुत कम होगा तो इसका Xc टेंड करेगा किधर, इंफिनिटी की तरफ। जब सिग्नल जो है वो बहुत कम है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो जो भी सिग्नल मिलना हो वो कहां से मिलेगा, इंडक्टर। तो एट लो न्यू फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहां मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, सिग्नल किसके, तो लो वाले पे तो भैया आपका कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा, कैपेसिटर पूरी तरह क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि इधर कोई सिग्नल जा ही नहीं पाएगा, सारा सिग्नल कौन बताएगा, इंडक्टर। तो कौन बताएगा, इंडक्टर। तो लो सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल कौन बताएगा, इंडक्टर, और हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल कौन बताएगा, कैपेसिटर। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा इंडक्टर का, उससे करंट नहीं जाएगा। तो डिस्कशन का क्वेश्चन है, डी जो कॉइल से रिलेटेड है तो उसका डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, ई की बात करते हैं वो चेक जो कॉइल से रिलेटेड है तो उसका डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। तो आज अभी तक एसी से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने किए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। अब केवल एक हिस्सा हमारे पास रह गया है और वो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।